हर बार बार बार। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करने वाले अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज हम खास तौर पर बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 91 FM ट्रांसमीटर जो है उनका एक साथ उद्घाटन किया है। इसका क्या असर होगा और किस तरह से वंचित लोग जिन तक सुविधाएं और सेवाएं अभी तक नहीं पहुंची थी, उन तक ये पहुंचाने में कितना बड़ा कदम है, इस पर करेंगे बात। आज की खास चर्चा होगी कि कर्नाटक में कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्या है इसके पीछे। आखिर प्रचार जब चल रहा है वहां पर, तो इस प्रचार युद्ध में प्रधानमंत्री के ऊपर यह निजी हमला क्यों। जब कांग्रेस कहती है कि वो कर्नाटक में मजबूत है, तो ये हमला क्यों, इसी पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात यह भी होगी कि रामनवमी पर जो हिंसा हुई थी पश्चिम बंगाल में, उसमें ममता सरकार को झटका लगा है, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच राज्य पुलिस से लेकर NIA को दे दी है। बात करेंगे कि दिल्ली में शीश महल जो 45 करोड़ वाला था, उसके बाद एक और विवाद सामने आया है। इस बार और बड़ा विवाद है कि ऐतिहासिक धरोहर को गिराकर सरकारी बंगला बना दिया। इस पर भी करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 91 FM ट्रांसमीटरों का किया उद्घाटन। कहा, ऑल इंडिया रेडियो के 91 FM ट्रांसमिशन की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए है उपहार। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आसन के खिलाफ टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश के खिलाफ कथित रूप से विशेषाधिकार हनन की शिकायत को जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को भेजा। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने रमेश के खिलाफ राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाने के लिए दर्ज कराई थी शिकायत। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक भाजपा में हो गए शामिल। रेल मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता अश्विनी वैष्णव ने दिलाई भाजपा की सदस्यता। अजय आलोक ने भाजपा को बताया परिवार। कहा, मोदी विजन में योगदान कर सकूं, ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। कर्नाटक में चुनाव प्रचार में पकड़ा जोर। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और जेपी नड्डा कर रहे हैं चुनावी रैलियां। अन्य दलों के नेता भी चुनाव प्रचार में जुटे। पश्चिम बंगाल में पुलिस की बर्बरता के विरोध में भाजपा का 12 घंटे का बंद। पार्टी ने पुलिस फायरिंग में भाजपा कार्यकर्ता मृत्युंजय बर्मन की मौत होने का लगाया आरोप। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी जारी। 135 भारतीयों का 10वां जत्था सूडान से जद्दा के लिए रवाना। भारतीय दूतावास के अधिकारियों के परिवार के सदस्य भी इस समूह का हिस्सा। और भारत की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा, SCO के भीतर आतंकवाद विरोधी प्रयासों और प्रभावी बहुपक्षवाद से संबंधित मुद्दों पर हो रही है चर्चा। बैठक से इतर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल कुर्बानोव बखोदिर निजामोविच से की मुलाकात। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज का सबसे पहला एजेंडा, और आज का हमारा सबसे पहला एजेंडा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह उद्घाटन किया। यह ट्रांसमीटर 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में
सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में एफएम रेडियो संपर्क को बढ़ावा देंगे। एफएम के इस विस्तार का प्रमुख उद्देश्य आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में एफएम के कवरेज को बढ़ाना। 35,000 वर्ग किलोमीटर में इससे विस्तार मिलेगा। इस मौके पर पीएम ने कहा, ऑल इंडिया रेडियो की एफएम सेवा का यह विस्तार ऑल इंडिया एफएम बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमिशन की यह शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। पीएम ने कहा, 100 वाट के 91 एफएम ट्रांसमीटरों के जरिए रेडियो कनेक्टिविटी के इस विस्तार से सबसे ज्यादा लाभ पूर्वोत्तर क्षेत्रों को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। देशवासियों से ऐसा भावनात्मक जुड़ाव रेडियो से ही संभव था। सरकार निरंतर तकनीक के लोकतंत्रीकरण के लिए काम कर रही है। डिजिटल क्रांति का प्रभाव देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहा है। भारत अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि किसी भी भारतीय के पास अवसरों की कमी ना हो। पीएम ने कहा, देश के बहुत सारे लोग मन की बात कार्यक्रम को नियमित सुनते हैं और इससे काफी प्रभावित हुए हैं। ये केंद्रीय मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा। तो इस उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस रेडियो कनेक्टिविटी के विस्तार से सबसे ज्यादा लाभ पूर्वोत्तर क्षेत्रों को मिलेगा। इसका काफी लाभ हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को होगा, युवा मित्रों को होगा। इसके लिए उन्हें मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। साथियों, जब बात रेडियो और एफएम की होती है तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है। और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार लगातार तकनीक के लोकतंत्रीकरण के लिए काम कर रही है। भारत अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि किसी भी भारतीय के पास अवसरों की कमी ना हो। हमारी सरकार निरंतर इसी तरह टेक्नोलॉजी के लोकतांत्रिकरण, डेमोक्रेटाइजेशन, इसके लिए काम कर रही है। भारत अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि किसी भी भारतीय के पास अवसरों की कमी ना हो। आधुनिक टेक्नोलॉजी को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना, एफोर्डेबल बनाना, इसका बहुत बड़ा माध्यम है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल क्रांति का प्रभाव देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि गांव में युवा अब डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से कमाई भी करने लगे हैं। देश के कोने कोने में, गांव-गांव में नए डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। गांव के युवा गांव में रहते हुए ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर कमाई कर रहे हैं। इसी तरह जब हमारे छोटे दुकानदारों को, रेहड़ी पटरी वाले साथियों को इंटरनेट और यूपीआई से मदद मिली तो उन्होंने बैंकिंग सिस्टम का लाभ लेना भी शुरू कर दिया। और इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश की बहुत बड़ी आबादी मन की बात कार्यक्रम को नियमित रूप से सुनती है और इससे काफी प्रभावित भी हुई है। भारत की बहुत बड़ी तादाद में युवा आबादी 65% के लगभग मन की बात को सुनते हैं। तो जो लगता था कि रेडियो के बाद टेलीविजन, ओटीटी प्लेटफॉर्म, इंटरनेट के आने के बाद क्या रेडियो की भूमिका क्या रहेगी, आपके मन की बात ने सबके मन को छुआ भी है, दिल को छुआ है और उन लोगों की उपलब्धियों को भी जन जन तक पहुंचाने का काम किया है।
और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास दिल्ली से, और साथ में रामेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। सुधाकर के पास मैं पहले चलता हूं, रामेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं। सुधाकर, समावेशी विकास के लिए जो एक विजन है समावेशी विकास का, और जिस तरह से कि प्रधानमंत्री ने कहा कि वंचितों तक, जो किसी भी वजह से वंचित रह गए थे, उन तक सुविधाओं को और सेवाओं को पहुंचाने का ये एक और बड़ा कदम है, जो कि आज जिस तरह से 91 एफएम का उद्घाटन किया गया है सुधाकर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस मौके पर यह संदेश दिया है कि दूर दराज के इलाके, वहां के वंचित लोग उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। बिल्कुल लालचंद, और उन्होंने कहा भी वंचितों को वरीयता, ये उनकी सरकार की प्राथमिकता है। और देखिए, बीते 9 वर्षों का सफर उसकी ही झलक दिखाता है। चाहे आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम की बात कर लीजिए, या फिर आज वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, जो देश का जो सीमावर्ती गांव है उसको पहला गांव बना के तौर पर विकसित करने का जो कार्यक्रम चल रहा है, तो निश्चित तौर पर उसी को एक तरह से आगे बढ़ाता हुआ आज का ये जो कार्यक्रम है, जो 91 ये एफएम स्टेशन है लालचंद, ये खास तौर से जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, वहां स्थापित किए जा रहे हैं। तो पीएम मोदी ने कहा कि हमारा जोर सिर्फ फिजिकल कनेक्टिविटी पे नहीं है, सोशल कनेक्टिविटी पर भी है। तो वो सोशल कनेक्टिविटी बने, उसके लिए ये प्रयास है। जो वंचित हैं उनको वरीयता मिले, उनको भी जो इंफॉर्मेशन का, इंटरटेनमेंट का, एजुकेशन का जो साधन शहरों में या बाकी जिलों ब्लॉक्स में होता है, तो उनको भी इस तरह की प्राथमिकता मिले, इस तरह की सुविधा मिले। तो उस मकसद के साथ इन एफएम स्टेशन को स्थापित किया गया। तो एक तरह से कह सकते हैं लालचंद, ये जो 2 करोड़ लोगों के लिए स्टेशन स्थापित किया गया, क्योंकि एक स्टेशन करीब करीब जी, ये एक तरह से इसकी पहुंच उन तमाम लोगों को उस तरह की सुविधाएं प्रदान करेगा। तो बहुत बड़ी सौगात 2 करोड़ लोगों के लिए। बिल्कुल, ये बड़ी सौगात है 2 करोड़ लोगों के लिए। सुधाकर, मैं आपके पास लौटूं उससे पहले रामेंद्र के पास एक बार चलता हूं। रामेंद्र, जिस तरह से ये 91 एफएम स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, उत्तर प्रदेश को भी क्या कोई एफएम स्टेशन इस दौरान मिला है आज के इस उद्घाटन में? और क्या उत्तर प्रदेश में भी जो एफएम की सेवाएं जिन इलाकों में नहीं थी, वहां के लोगों को अब इसका लाभ मिलेगा? रामेंद्र, देखिए लालचंद, 6 एफएम स्टेशन जो ट्रांसमीटर हैं वो उत्तर प्रदेश में स्थापित हैं। उसमें औरैया है, देवरिया है, क्या कहते हैं फतेहपुर है, करवी, चित्रकूट है, यानी वो आकांक्षी जनपदों के हैं जहाँ जहाँ जो रिमोट एरिया में थे। लेकिन सबसे बड़ा संकट इस दौर में यह है कि सूचनाओं की तो बाढ़ है, लेकिन सही सूचना लोगों तक पहुंचे, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, तो सूचनाएं सबके पास है, लेकिन क्या सही सूचना पहुंच रही, उसके लिए एफएम स्टेशन जरूरी था। जो सरकार की योजनाएं इन आकांक्षी जनपदों के लोगों तक पहुंचे कि सरकार कौन योजनाएं चला रही है, उसका कैसे लाभ ले सकते हैं। ये जनपद इसलिए पिछड़े हैं कि कनेक्टिविटी से कटे हुए थे, रिमोट एरिया है, दुर्जन स्थान है। तो उन जनपदों में अगर एफएम के थ्रू कनेक्टिविटी होगी, तो सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे जुड़ पाएंगे। तो ये एक बड़ा पहल है, और इसका फायदा निश्चित रूप से इन जनपदों को मिलेगा, जो 6 जनपद जहां स्थापित किए गए हैं एफएम स्टेशन। लालचंद, सुधाकर, प्रधानमंत्री ने खास तौर पर अपने संबोधन में ग्रामीण युवाओं का जिक्र किया कि उन तक सही सूचना पहुंचे, उन तक तकनीक पहुंचे, और उस कोई भी ऐसा ना हो जिसको अवसर का लाभ ना मिले। प्रधानमंत्री के संदेश में युवाओं के लिए क्या खास था? सुधाकर, बिल्कुल, देखिए, और आज लालचंद 2 लाख से ज्यादा जो ग्राम पंचायत वो ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ चुके हैं। तो एक तरह से जो डिजिटल रिवॉल्यूशन भारत में हो रहा है, उससे ये देश की ग्रामीण आबादी और खासतौर से युवा जुड़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने बात भी की कि जो यूथ एंटरप्रेन्योर है वो आज हमारे ग्रामीण भारत में बन रहे हैं। तो ये जो एफएम स्टेशन स्थापित किया गया है, खासतौर से जो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं उनको कैटर करेंगे, जो सीमावर्ती इलाके हैं उनको कैटर करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने एक इशारा किया कि आपके पास जब सूचनाओं का प्रवाह होगा, संसाधनों
संसाधन आपके पास उपलब्ध होंगे, आपको शिक्षित करने के लिए व्यवस्था होगी, तो आप बड़े सपने देख सकते हैं, उन बड़े सपनों को पूरा भी कर सकते हैं। तो इस तरफ प्रधानमंत्री का इशारा था। और एक तरह से जो डिजिटल रिवॉल्यूशन भारत में हुआ है उसका फायदा सीधे तौर पर अगर सबसे ज्यादा किसी को मिल रहा है तो आज देश के युवा को मिल रहा है। तो युवा उससे और भी ज्यादा जुड़ते हुए अपने फ्यूचर के बारे में सोचे। तो ये एक संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है। बिल्कुल रामेंद्र, आप ये बताइए, आपने कहा कि 6 ट्रांसमीटर आज मिले हैं, एफएम ट्रांसमीटर उत्तर प्रदेश को। ये 6 ट्रांसमीटर मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में अब कवरेज एरिया 100% हो गया है या कुछ और बाकी है? ये वो एरिया था, शायद रिमोट के कुछ हिस्से बचे हो, लेकिन मोस्टली जनपदों में कवरेज एरिया बढ़ गया। जैसे देवरिया है, सिद्धार्थनगर है, ये सब आकांक्षी जनपदों में आते हैं। फतेहपुर है, चित्रकूट है, ललितपुर है, औरैया है। तो ये ऐसे जनपद थे जो कटे हुए थे, किसी न किसी कारण से रेलवे कनेक्टिविटी से कटे हुए हैं, बस कनेक्टिविटी से। तो वहाँ जो टावर्स हैं वो नहीं थे। और ये टावर्स जहाँ पर लगे हैं, यहाँ पहले डीडी के टावर लगे हुए थे, उन पर चेंज किया गया और एफएम कन्वर्ट किया गया है। तो अब हमारी मंत्री जी से बात हुई, जो केंद्रीय मंत्री साथी जी थी, उन्होंने कहा कि हमारा जैसे ऑन करेगा, रेडियो ऑन करेगा, वो सरकार की योजनाओं से जुड़ेगा। और प्रधानमंत्री देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो रेडियो की ताकत को जानते हैं। किसी ने उनसे मन की बात में पूछा कि आपने मन की बात रेडियो से क्यों शुरू की, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि हम हिमाचल के दौरे पर थे और एक ढाबे में हमने चाय मांगी, बड़ा झोपड़ी सा ढाबा था, तो उसने कहा साहब पहले लड्डू खाइए। तो हमने कहा लड्डू क्यों खिला रहे हो? कहा भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र हो गया क्योंकि रेडियो पर ही सूचना आई है। तो रेडियो की ताकत को समझते हैं और रेडियो लोगों तक कैसे पहुंचता है वो ये जानते हैं। तो इस कारण से ये जो रेडियो की ताकत है ये मिलेगी और भारत सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचेगी, उनकी जानकारी पहुंचेगी। ये एक बड़ा कदम है लालचंद जी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र जुड़ने के लिए, और सुधाकर आपका भी दिल्ली से जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब इस वक्त में करेंगे आज की खास चर्चा की कर्नाटक के चुनाव प्रचार में कांग्रेस को प्रधानमंत्री के ऊपर निजी हमला करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। देखते रहिए डीडी न्यूज। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित है। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर, आप देख रहे हैं इस वक्त। और अब बारी आ गई है खास चर्चा की, और आज की खास चर्चा कर्नाटक चुनाव प्रचार को लेकर। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार कर दिया है तेज। सभी दलों के नेता मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक में कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी चुनावी रैली के जरिए दे रहे हैं सत्ताधारी पार्टी के प्रचार अभियान को धार। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी कर रहे हैं जनसभाओं को संबोधित। एक और खिलाड़ी पार्टी जेडीएस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा भी आज से पार्टी के लिए प्रचार की कर रहे हैं शुरुआत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक बयान। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के आपत्तिजनक बयान पर बीजेपी के नेताओं ने दी तीखी प्रतिक्रियाएं, बताया कांग्रेस के अंदर की बौखलाहट का नतीजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पहले भी कई कांग्रेसी नेताओं ने इस तरह के आपत्तिजनक बयान दिए हैं और कई बार निजी हमले और अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया है। तो सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि कर्नाटक में जब कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है तो आखिर इस तरह के बयान देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का कहना है कि पीएम को गाली देना तो कांग्रेस की आदत बन गई है। पिछड़े समाज का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन गई है। मोदी जी को गाली निकालना कांग्रेस की आदत बन गई है। कभी चूहा, बिच्छू, सांप, घोड़ा, मौत का सुधाकर, क्या यह भाषा है? और यह कहना मोदी तेरी कब्र खोदेगी। क्या मोदी जी की कब्र खोदना चाहते हैं?
क्या देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग और ऐसे षड्यंत्र रचने का काम करते हैं? कांग्रेस को देश से माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो कर्नाटक की जनता इनकी जमानत जब्त करा के इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। तो ये थी अनुराग सिंह ठाकुर की प्रतिक्रिया। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने भी खड़गे की ओर से की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कांग्रेस अध्यक्ष इस तरह का बयान देंगे, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। I never expected such a statement. Being a Congress All India President, nobody will forgive him. And first time being a All India Congress President, such a statement will not good taste, and people will not forget. तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर ये प्रतिक्रियाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और ये मुद्दा बनता जा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान सतीश लखेड़ा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत सतीश जी। ऋषि शंकर मिश्रा जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस की बातों को भी बड़ी मजबूती से रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत ऋषि जी। और साथ में हमारे साथ आर राजगोपालन सर, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत सर राजगोपालन सर। पहले मैं आज ऋषि जी के पास ही चलता हूं। ऋषि जी, ये क्यों जरूरत पड़ती है बार बार, जबकि हम देखते हैं कि इसमें कांग्रेस का जो तजुर्बा है ये मुझे लगता है कि अच्छा तो नहीं रहा है। जब कभी भी इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल और प्रधानमंत्री के खिलाफ निजी हमले हुए हैं, कांग्रेस को नुकसान ही हुआ है, फिर भी इस तरह की जरूरत क्यों पड़ रही है? ऋषि शंकर मिश्रा जी। ऋषि जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा अनम्यूट कीजिएगा। अब आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए अब। देखिए लालचंद जी, मेरा ये मानना है, लोकतंत्र में खासकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति, प्रधानमंत्री के लिए कोई भी व्यक्ति यदि आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करता है तो इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। लेकिन सवाल मेरा पहले आज भाजपा से है कि जिस कपिल मिश्रा ने हमारे प्रधानमंत्री के चरित्र पे सवाल उठाया था, दिल्ली विधानसभा में इधर उधर उन्होंने बयान दिया भी नहीं था, और आप देश के जाने माने पत्रकार हैं, उस वक्तव्य को आपको याद होगा। माना कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, अध्यक्ष है, लेकिन कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा में प्रधानमंत्री के चरित्र पे सवाल उठाया था। आज वो कपिल मिश्रा कहाँ हैं? भाजपा में हैं, भाजपा के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। तो भाजपा ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं करती है। अच्छा। जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बयान के मंतव्य का सवाल है, तो उन्होंने क्या बिल्कुल क्लियर कर दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कि हमने प्रधानमंत्री, वो तो विवाद होने के बाद, नहीं प्रधानमंत्री पर उन्होंने हमला नहीं कहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री जिस पार्टी से संबंध रखते हैं, जिस विचारधारा से संबंध रखते हैं, वो सफाई उन्होंने दी है। लेकिन बाइट अगर सुनिएगा तो उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला किया। लालचंद जी, मैं कह रहा हूँ उस बाइट को चलाइए। और मल्लिकार्जुन खड़गे कन्नड़ में है वो बाइट, हमने देखी है। इतने सभ्य और शिष्ट नेता है कि मुझे नहीं लगता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे कभी इस प्रकार का हमला, निजी हमला बोलेंगे। लेकिन देश ने इस प्रकार के बयान देखे हैं जिसमें 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, बछड़े का बच्चा, सुपनेखा, ऐसे बयान भी इस देश ने देखे हैं। और मेरा सवाल बीजेपी के लखेड़ा साहब से है, जिस कपिल, देखिए प्रधानमंत्री का सम्मान हम करते हैं, मैं मानता हूं कि देश के सबसे पॉपुलर नेता है, देश के सबसे ईमानदार नेता है। जिस कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा में हमारे प्रधानमंत्री के कैरेक्टर पे सवाल उठाया था। ठीक, अब सतीश जी की बारी। सतीश जी, ऋषि जी ने कुछ सवाल पूछा है। ऋषि जी ने दो बातें कही हैं कि एक तो उन्होंने कपिल मिश्रा वाली बात कही है, दूसरी बात ये कही है कि इस तरह के बयान दोनों तरफ से दिए जाते हैं, तो आप लोग ऐसी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं? सतीश जी बताइए। मैं ऋषि जी की आवाज में सुन नहीं पाया हूं। अच्छा। ऋषि जी ने ये कहा कि पहले तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, इसकी मैं निंदा करता हूं, ये अच्छी बात उन्होंने कही। और उन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा ने भी इस तरह की टिप्पणी की थी, बाद में उन्होंने अपनी पार्टी, उनको आपने अपनी पार्टी में ले लिया और आपकी तरफ से भी ऐसी बयानबाजी होती है, ये उन्होंने कहा है।
अब लालचंद जी, गालियां देना कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा बन गया है और गाली को अब उन्होंने वैतरणी समझ लिया है जी। क्योंकि 2007 से श्रीमती सोनिया गांधी जी के द्वारा मौत का सौदागर कहने से शुरू हुई है यात्रा। हाँ। राहुल जी ने जब चोर कहा, पूरी कौम को चोर कहा, प्रियंका गांधी ने नीच जाति का कहा, या पवन खेड़ा के आंदोलन में मोदी तेरी कबर खुदेगी कही, या इमरान मसूद कहते हैं कि बोटी बोटी काट देंगे, मणिशंकर सांप बिच्छू गंदी नाली का कीड़ा। आऊंगा ऋषि जी, आऊंगा। इन सब में आज तक लालचंद जी किसी ने भी माफी नहीं मांगी और माफी न मांगना कांग्रेस ने इस तरीके से ताकत बना लिया है कि जिस माफी न मांगने पर राहुल गांधी जी ने अपनी सदस्यता गंवा दी। यहां तक कि आपने अधीर रंजन चौधरी जी को देखा होगा, उन्होंने भी राष्ट्रपति जब शब्द कहा था उसके बाद उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा जी। इसलिए एक रणनीति लग रही है। खड़गे साहब का एक लंबा संसदीय जीवन है, खड़गे साहब ने कभी भी इस तरह की हल्की बातें नहीं की है। हमें लग रहा है अब की बार उनपे एक दबाव है इस तरह के बयान देने का। अच्छा। कि उनके आका खुश हो जाए। अच्छा। मगर इसके बावजूद भी कल लगातार उन्होंने ट्वीट किए हैं, ठीक है, उन्होंने माफी नहीं मांगी है। और ये इसी तरह की बात है कि हुआ तो हुआ, जिस तरीके से जिस तरह का बयान पहले आया दंगे में कहा हुआ तो हुआ, तो अभी तक कांग्रेस ने ऑफिशियली इस मुद्दे पर क्षमा नहीं मांगी है लालचंद जी, और ये इनकी रणनीति का हिस्सा लगता है। और राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी की तरफ से हो सकता है चुनाव में इस मुद्दे को बना करके वो चुनाव जीतना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास और ऋषि जी का जवाब लूंगा, लेकिन बीच में आर राजगोपालन सर को मैं शामिल करता हूं चर्चा में। राजगोपालन सर, ये बताइए कि जब कांग्रेस कह रही है कि उसकी कर्नाटक में अच्छी स्थिति है, जीत का दावा कर रही है, तो फिर इस तरह के निजी हमले और इस तरह के आपत्तिजनक शब्द, वो भी प्रधानमंत्री के खिलाफ, और वो भी कौन, कांग्रेस के अध्यक्ष कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है सर? इसकी जरूरत इसीलिए पड़ रही है, कांग्रेस ने उधर 3 रूट है लालचंद जी कर्नाटका में। एक तो डीके शिव कुमार का है, हाँ, दूसरा सिद्धरामैया साहब का है जी। अभी ये दोनों लड़ पड़ गया है, तीसरा आदमी मल्लिकार्जुन खड़गे चीफ मिनिस्टर का दबाव करने शुरू कर दिया, उधर लोकल पेपर्स में आने लग गया मल्लिकार्जुन खड़गे अगले चीफ मिनिस्टर है। अच्छा अच्छा, जो आपने आप मल्लिकार्जुन खड़गे एज एंशंट बोलने लग गया है। मुझे लगता है, मैं कर्नाटका में 5 दिन रहा, मैं कल शाम को ही आए थे वापस दिल्ली। अच्छा अच्छा, उधर लोकल स्थिति बदल रहे हैं। पहले दोनों को टफ फाइट था, कांग्रेस का 19-20 फर्क कहते हैं ना जी मुहारा जो हिंदी में, तो ऐसे 19-20 फर्क थी। कांग्रेस तो बिल्कुल आगे जा रही थी, फिर पीछे हट गया, फिर आगे जा रहे, ऐसे कोई कांटे का टक्कर बराबर है। लेकिन जो ऐसे शब्द जाने के बाद कांग्रेस को अंदर जितना गूट है, कांग्रेस में एक आदेश जारी किया है, नरेंद्र मोदी के ऊपर गाली पकना नहीं है, ये प्लीज लोकल इश्यू को कंसंट्रेट करिए। अच्छा, विदेश का जो देश का जो अनशंट है, जो जेपीसी पुराना डुमकाना जो 20,000 करोड़ अदानी खा लिया, ऐसे राहुल गांधी ने बंद कर दिया बोलने का। जेपीसी का मांग नहीं कर रहा राहुल गांधी, तो क्यों लगता है कि ये मुद्दे नहीं चल रहे? वही तो मैं कह रहा हूं, उस मुद्दे से जो चिपक रहे नहीं है, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो करप्शन का आरोप राहुल गांधी लगा रहे थे, उसको डीके शिव कुमार ने राहुल गांधी को कहा है, भाई साहब ऐसे इधर आकर के करोगे वोट नरेंद्र मोदी को जाएगी। गाली नहीं पकना नरेंद्र मोदी के ऊपर, सांप नहीं करना, रावण नहीं करना, 10 सिर रावण नहीं। गुजरात में कह करके गुजरात को पलट लिया ना जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने। बिल्कुल, मैं भी उसी बात का जिक्र कर रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे का जो मुंह है शनिश्वर है, 7.5 शनि, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का मुंह जीप है 7.5 शनि बैठी है। ठीक, तो 7.5 शनि ऐसे लग गया है जो नरेंद्र मोदी को फायदा कर रहे हैं। अभी 5 दिन में उधर हवा बदल गया है। अच्छा अच्छा, उधर हवा बदल गया, बीजेपी के पास आ रहा है। ऋषि जी हंस रहे हैं, ऋषि जी की प्रतिक्रिया लूंगा मैं। हाँ, नहीं, मैं कर्नाटका के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, मैं इधर उधर नहीं जा रहे, सिर्फ कर्नाटका के ऊपर बात कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। कर्नाटका में जमीन हकीकत ये है, टफ फाइट तो है जी। हाँ, दूरदर्शन दर्शकों को सीधी सीधी बोलना है, झूठ नहीं बोलना, पीछे पर्दा नहीं डालना। उधर कांटा का टक्कर फाइट है, लेकिन बीजेपी आगे है।
ठीक है। नरेंद्र मोदी का प्रचार शुरू नहीं किया है। लौटता हूं सर आपके पास। एक सेकंड राहुल गांधी का प्रचार तो ठप हो गया है। राहुल गांधी का जो प्रचार में भीड़ नहीं आती है। ठीक है। तो इतना बीच में मैं उधर जमीन की हकीकत बता रहा हूँ। ठीक है, आप बता रहे हैं आप कल ही लौटे हैं, सही बात है। मैं लौटता हूँ आपके पास, मैं लौटता हूं आपके पास, आपके तजुर्बे को और हम जरूर शामिल करेंगे। हाँ ऋषि जी, आप ही के पास आ रहा हूं। ऋषि जी देखिए, ऋषि जी राजगोपालन सर ने दो बातें कही है। राजगोपालन सर ने दो बातें कही है। एक तो कांग्रेस लगता है कि शायद कर्नाटक में पिछड़ रही है, एक कारण यह हो सकता है, और दूसरा कारण यह हो सकता है कि प्रधानमंत्री को गाली दे करके या अपशब्द कह करके और अपना नंबर बढ़ाओ। जो वहां 3 गुट है, पहले से 2 गुट, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया का गुट, अब मल्लिकार्जुन खड़गे का गुट। आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा कारण है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा है? ऋषि जी। लालचंद जी, चलिए राजगोपाला सर जो है ये तो माने कि पहले कांग्रेस में मजबूत थी, बेचारे कभी 19-20 बता रहे हैं कि पहले 19-20 सुन लीजिए, मैं इनके साथ कई बार डिबेट में रहा हूँ जी। उन्होंने कभी कांग्रेस को मजबूत नहीं कहा। चलिए आज उन्होंने तो खत्म हो चुका भैया। आप अकेले आदमी, आप भी बीजेपी में आ जाओगे जल्दी से जल्दी। हाँ, 19-20 बोला है। कांग्रेस ऑल इंडिया लेवल पर खत्म हो चुकी है। ठीक है, राजगोपालन सर आता हूँ आपके पास। राजगोपालन सर आता हूँ, ऋषि जी को बोल लीजिए। स्पीकिंग एरिया में कांग्रेस का तो खत्म हो चुका है। कांग्रेस 44 सीट आ गया है, 400 से 44 सीट। ठीक है, राजगोपालन सर आता हूँ आपके पास। राजगोपालन सर आता हूँ। कर दिया है ऊपर हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में कांग्रेस खत्म हो चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी का दबदबाव नहीं है उधर। ठीक ठीक, राजगोपालन सर आता हूँ। अभी ऋषि जी को बोलने दीजिए। ऋषि जी आप बोलिए। अभी सर कर रहे थे, मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूँ। हाँ। जब मैंने कर्नाटक की बात किया तो उन्होंने पूरे नहीं, ठीक है कर्नाटक पर फोकस रखते हैं। आज की चर्चा को कर्नाटक पर फोकस रखते हैं। बोलिए। करेंगे तो कैसे डिबेट होगा? बोलिए ऋषि जी, बोलिए। डिबेट में आप झूठ नहीं बोलना है, डिबेट में आप झूठ बोल रहे हैं ऋषि। अच्छा, राजगोपालन सर बोल लेने दीजिए, फिर आप बताइएगा। हाँ बोलिए। सतीश लकेड़ा क्यों अकेले बैठे हैं? सतीश लकेड़ा को बोलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। राजगोपालन सर, राजगोपालन सर ऋषि जी को पहले बोल लेने दीजिए, फिर काउंटर कीजिएगा। बोलिए। सतीश लकेड़ा सब बोलना चाहिए, अभी चुप मुंह बंद नहीं करना, ठीक नहीं है वो। कांग्रेस को गाली दे रहे। मैं आ रहा हूँ सतीश जी, आपके पास भी आऊंगा। राजगोपालन सर आपके पास भी आऊंगा। ऋषि जी की कोई आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा, आप तक आवाज नहीं आ रही। मैं बोलता हूँ अपनी टेक्निकल टीम को कि वो आप तक आवाज पहुंचाए। ऋषि जी मुझे बोलने दिया जाए। हाँ ठीक है, ठीक है। राजगोपालन सर उनको सुन लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा, पूरा समय दूंगा। कर्नाटका में वहां की जनता किसको ताज देती है और किसको ताज नहीं देती है, ये 13 मई को सामने आएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ। और इसमें या मैं कहूंगा कि कांग्रेस आगे है, कोई कहेगा बीजेपी आगे है। 13 मई को क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आज डिबेट हो रहा है बयानवीर पे। मेरा सवाल लखेड़ा जी से भी था कि जिस कपिल मिश्रा, मैं एक एग्जांपल दूं, मैं किसी XYZ व्यक्ति को चरित्रहीन कहूंगा तो वो आदमी के नजर में मेरा मान क्या होगा? मैं किसी व्यक्ति को यहाँ मतलब किसी भी व्यक्ति को मैं चरित्रहीन कहूँ, कैरेक्टरलेस कहूँ, और भी दिल्ली के विधानसभा में आऊंगा, आपके पास आऊंगा। हमारे प्रधानमंत्री, मुझे बहुत दुख होता है। मैं कई चैनलों पे इसको लेकर बीजेपी से सवाल करता हूं, लेकिन बीजेपी के नेता जवाब नहीं देते हैं। कि जिस कपिल मिश्रा उसी सवाल को रिपीट कर रहे हैं अभी। नहीं, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। दिल्ली विधानसभा में हमारे प्रधानमंत्री जी को चरित्रहीन कहा, उसके बावजूद भी कपिल मिश्रा ने माफी नहीं मांगा। तो उस कपिल मिश्रा को भाजपा ने सर पे बैठाया। आज भाजपा के 5 ब्रांड नेता हैं दिल्ली के, वाई कैटेगरी का सुरक्षा है। ठीक है, जो भाजपा आपने सवाल रिपीट किया है, मैं फिर से पूछूंगा। तो कांग्रेस से क्या उम्मीद करती है? ऋषि जी फिर से पूछूंगा, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कांग्रेस को इस तरह से निजी हमले की जरूरत क्यों पड़ रही है कर्नाटक? मैं फिर कह रहा हूं लालचंद जी, आप विद्वान संपादक हैं, आप उस बयान को देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान आ चुका है, उनके मंतव्य का वो तो सफाई दी है। मैंने वो कन्नड़ वाली बाइट देखी है। आप मुझे बोलने दीजिए सर। हाँ, बोलिए। प्रधानमंत्री जिस पार्टी से संबंध रखते हैं
उस पार्टी का विचारधारा को लेकर उन्होंने कहा, और क्या गलत कहा। युवराज सिंह क्या बयान देते हैं, इनके आसाम के मुख्यमंत्री कहते हैं मुसलमानों ये चीज बाद में सफाई उन्होंने दी है हिंदी में, उसके पहले कन्नड़ में जो बोला है। अब मैं राजगोपालन सर से एक टिप्पणी ले लेता हूं। राजगोपालन सर, जिस तरह से उन्होंने कन्नड़ में बयान दिया था, क्या उन्होंने इस तरह से कहा था कि उनकी पार्टी और विचारधारा को बोल रहा हूं? नहीं बोला, नहीं, झूठ बोल रहा है। हाँ, वही मैं भी कह रहा हूं कि कन्नड़ में जो बोला था उसमें उन्होंने ऐसा नहीं बोला। सुनिए लालचंद जी, कन्नड़ भाषा मुझे आती है। हाँ, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं सर। उन्होंने बोला सांप बोला था, ओपनली स्नाग बोला, इसका मतलब स्नेक है। हाँ। सो उनकी सुनिए, साफ उनके विचारधारा को लेकर कहा है, व्यक्तिगत नहीं, विचारधारा का उस समय कन्नड़ में नाम नहीं लिया था ऋषि जी, विचारधारा का नाम कन्नड़ में नहीं लिया था। जो चरित्रहीन कहा था राजगोपाल जी का मंतव्य कहाँ चला जाता है। ठीक है, लौटता हूँ आपके पास। सतीश जी, अच्छा ठीक है, पहले राजगोपालन सर एक बार टिप्पणी कर ले। ऋषि जी अब राजगोपालन सर को सुनिए। जो प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कोई चरित्रहीन कहेगा, ठीक, आप फिर उसी चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, मैं इस पर सवाल करूंगा। राजगोपालन सर आप बोलिए। मुझे एक चीज है, गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, राहुल गांधी को कितना गाली दिया, क्यों कांग्रेस में रखा उसको? वैचारिक अलग बात है, किसी के बोला है कांग्रेस खत्म हो चुका है, बोला उन्होंने। चलिए अब मैं जरा सतीश जी को शामिल करता हूँ। सर क्या सतीश लखेड़ा जी को शामिल करता हूँ। सतीश जी वो बार बार उसी चीज को दोहरा रहे हैं। लेकिन आप ये जवाब दीजिए कि कर्नाटक में जिस तरह से आप लोग तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर। जी ऋषि जी, आपके सवाल पर जवाब ले रहा हूं, बोलिए सतीश जी। लालचंद जी, हर बार कांग्रेस चाहती कि हम उनके गोल पोस्ट पे खेलें। हमने 5 साल वहां सफल सत्ता का संचालन किया है जी, और ये गंभीर समय चल रहा है कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं। सारे लोग कांग्रेस के हिसाब से नहीं सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते कि गाड़ियों के आधार पर चुनाव होंगे। हमने काम किया है, 37,000 करोड़ का जो बजट अभी तक का सबसे ज्यादा बजट है वो हमने दिया है। ठीक है, स्टार्टअप का माध्यम हो या सरकारी नौकरियां हो, 55 लाख रोजगार का आंकड़ा हमने स्वरोजगार रोजगार मिलाकर 55 लाख महिलाओं को रोजगार दिया है। ठीक है, 57,000 करोड़ रुपए की पीएम सम्मान निधि कर्नाटक में मिली है, 48 लाख एलपीजी सिलेंडर मिले हैं। यानी आप विकास को मुद्दा बनाना चाहते हैं। आवास दिया है। इन सारे कामों को लेकर के अगर हम जनता के बीच में है तो हम कांग्रेस की तूतू मैने के बीच में नहीं जाना चाहेंगे। हम जनता को बताना चाहेंगे कि कितने हमारे संकल्प पूरे होने हैं, क्या लक्ष्य हमने कर्नाटक का रखा हुआ है। कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी या राहुल गांधी या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता सदन सभी लोग इस तरह गालियों की श्रृंखला के साथ चल रहे हैं और अपने बयान पर अडिग हैं, किसी ने माफी नहीं मांगी। हमको कंडीशनल अनकंडीशनल सबके मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। वाली बात उस बयान की निंदा करती है। ठीक है, आपने ये सवाल कई बार पूछ लिया, हमला करने वाला कई बार सवाल पूछ लिया। कपिल मिश्रा को बीजेपी में आए हुए भी कई साल हो चुके हैं। ठीक है, दीजिए आपको। हाँ, अब राजगोपालन सर आप कर्नाटक के चुनाव में जवाब नहीं दे रहे हैं। कर्नाटक के चुनाव में राजगोपालन सर आप मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का क्या असर देख रहे हैं? असर में बिल्कुल उधर उल्टा पड़ेगा। कांग्रेस तो हारने का उम्मीद है, कांग्रेस हार जाएगी। कांग्रेस का ऊपर जो इतना वरिष्ठ नेता, भाजपा के सभी नेता कांग्रेस में शामिल खत्म हो चुका है। ऋषि जी आप हंस रहे हैं, लेकिन हुआ ये है कि देखिए ऋषि जी आप भले हंस रहे हैं, लेकिन राजगोपालन सर जो बात कर रहे हैं उसमें दम है, क्योंकि जहां जहां इस तरह के बयान दिए गए वहां कांग्रेस को नुकसान हुआ। कई बड़े मंत्री कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। हवा बीजेपी से कांग्रेस की तरफ बह रही है। राजगोपाल जी को समझ में नहीं। अच्छा ठीक है, आप ही के शब्द को दोहरा रहा हूँ। सतीश जी बोल करके ये महाराष्ट्र सतीश जी चलते कुछ बोलना चाहते हैं। सतीश जी
कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कांग्रेस लालचंद जी, कांग्रेस सतीश जी को सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल हवा है, बीजेपी का चलिए ठीक है, मैं ऋषि जी आप ही के बयान को दोहरा रहा हूं कि 13 मई को पता चलेगा कि किसको क्या लाभ हुआ, किसको क्या प्रधानमंत्री का सम्मान का कोई चिंता नहीं है, किसको क्या लाभ हुआ, किसको क्या नुकसान है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, प्रधानमंत्री शुक्रिया। 13 मई को देखते हैं कि इस बयान का भी कितना असर दिखाई पड़ता है। सतीश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आर राजगोपालन सर शुक्रिया, ऋषि जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। और कर्नाटक चुनाव पर हम बात कर रहे थे तो कर्नाटक के शिवमोगा जिले में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त चुनावी जनसभा कर रहे हैं। सीधे चलते हैं वहीं। 2018 में टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था, 2014 में, और अर्कावती स्कैम, लैंड स्कैम हुआ था जिसमें 8000 किसानों की जमीन को हड़प लिया गया था, वो सिद्धारमैया के समय में हुआ था। मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, ये जो स्टील फ्लाईओवर स्कैम था जिसमें 65 करोड़ रुपए का किकबैक हुआ, वह किसके समय में हुआ? वह 2017 में सिद्धारमैया के टाइम में हुआ। उसी तरीके से कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का 447 करोड़ रुपए का स्कैम 2017 में हुआ, यह सिद्धारमैया के समय में हुआ। मैं मीडिया वालों को यह सारे स्कैम के नाम इसलिए गिना रहा हूं क्योंकि आप समझिए, ये किकबैक, ये कमीशन, ये कैनी, ये जो लोग करते हैं उनके स्कैम के मैं नाम आपको बता रहा हूं। उसी तरीके से बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के बोरवेल और आरओ के स्कैम 2016 से 2017 में हुआ और उसमें भी सिद्धारमैया की सरकार थी। उसी तरीके से कर्नाटक में स्लम डेवलपमेंट बोर्ड, उसमें भी 250 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ, यह भी सिद्धारमैया के टाइम पर 2018 में हुआ। आप बताइए, यह डीके शिव कुमार के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है कि नहीं है? आप बताइए, डीके शिव कुमार पर आय से ज्यादा आमदनी का केस है? ये सीधा प्रसारण आप कर्नाटक के शिवमोगा से देख रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं और खासतौर पर कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के कई नेताओं पर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उसका उल्लेख वो कर रहे थे। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे आज के कुछ और एजेंडे की। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित है। तंदुरुस्ती बहुत चीजों पर डिपेंड करती है, पर खाने के मामले में एक सिंपल फॉर्मूला है। बस यूं समझिए कि प्लस और माइनस का खेल है। देखिए, आटा, चावल, तेल, दूध और नमक खरीदते समय प्लस F के निशान को चुनिए। ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनसे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा। और खाने में घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस, तो प्लस F और थोड़ा कम, है ना सिंपल। ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर हिट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां से एक बड़ी खबर है कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को हाई कोर्ट का झटका लगा है। रामनवमी के दौरान हुई हिंसा की जांच कलकत्ता हाई कोर्ट ने अब एनआईए को सौंप दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने हावड़ा और दलखोला जिलों और राज्य के अन्य हिस्सों में हुई हिंसा की जांच एनआईए को स्थानांतरित कर दी है। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को इस हिंसा की जांच से जुड़े सभी दस्तावेज एनआईए को सौंपने का निर्देश दे दिया है। दरअसल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने हिंसा की एनआईए जांच की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने सीआईडी को जांच सौंपी थी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने इन घटनाओं के सिलसिले में 116 लोगों को गिरफ्तार किया था। ममता बनर्जी और देश भर के कई विपक्षी नेता और राजनीतिक दल केंद्रीय एजेंसियों के जांच पर सवाल तो उठाते ही रहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और हिंसा की कई घटनाओं की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कई बार निर्देश दिया है। कभी सीबीआई से, कभी एनआईए से। सवाल उठता है
कि हाईकोर्ट को केंद्रीय एजेंसियों से ही जांच कराने की जरूरत क्यों महसूस होती है, इसके पीछे क्या वजह है? और हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र यादव चुनाव आयोग गए थे, उनको सुनते हैं। चुनाव आयोग को मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी, हमारी पार्टी के मीडिया के प्रभारी राज्यसभा के सांसद श्री अनिल बलूनी जी और हमारी पार्टी के इलेक्शन कमेटी के पूरे इंचार्ज जो हमारे इलेक्शन कमीशन के विषयों को देखते हैं श्री ओम पाठक जी के साथ चुनाव आयोग को इस दुर्भाग्यपूर्ण विषय पर लेकर मिले। सबसे बड़ा विषय यह है कि कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र की मर्यादा को तोड़ने का काम किया है। कांग्रेस ने इस देश में नेगेटिव राजनीति को करने का काम किया है, लोकतंत्र की मर्यादा को और तोड़ने का काम किया। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत की जनता के नीति को करने का काम किया है और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत की जनता के मन में जिनके लिए श्रद्धा है, उनके बारे में जो वाक्य कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने किए हैं, वो जानबूझकर किया। वो कांग्रेस की उस गहरी घृणा की राजनीति का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस एक लोकप्रिय नेतृत्व के प्रति अपना व्यक्तिगत वैमनस्य रखती है और बार बार कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार से उनके जीवन के आयु के प्रति उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से व्यक्तिगत मर्यादा की राजनीति का उल्लंघन कर रही है। कांग्रेस पूरी तरीके से हताशा पे आ गई है और कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस अब इस चुनाव को एक तरीके से वैमनस्य में बदलने लगी, लोगों को भड़काने में लगी हुई है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि वो कितना ही गंदी भाषा का प्रयोग करे, वो कितना ही लोगों को भड़काने का प्रयोग करे, वो प्रधानमंत्री जी के लिए अपमानजनक टिप्पणी का प्रयोग करे, देश की जनता आज भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति पूरा विश्वास, आदर और समर्थन का भाव रखती है। और ब्रेक से पहले हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो पीएम पर आपत्तिजनक बयान दिया है, उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला है और भूपेंद्र यादव उसी पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। अब लौटते हैं पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दे पर, जहां पर एनआईए को जांच सौंप दी गई है रामनवमी हिंसा की कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा। रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। रामकृपाल सर, आपसे यही हम समझना चाहते हैं कि ये पार्टियां इंक्लूडिंग ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, ममता बनर्जी खुद भी केंद्रीय एजेंसियों का हमेशा विरोध करती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, हिंसा का मामला हो, अदालत जो है वो सीबीआई, एनआईए जैसे केंद्रीय एजेंसियों पर ही बार बार भरोसा जताती है। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए लालचंद जी, जैसा कि आप खुद ही कह रहे हैं जी कि बंगाल में जिस तरह से घटनाएं लगातार, ये कोई रामनवमी पर जो घटना हुई है नहीं है। आप देखिए ना, वहां चुनाव होते हैं, कोई भी चुनाव हो, चाहे वो ग्राम पंचायतों के हों, नगर निकायों के चुनाव हों, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, जिस तरह की वहां हिंसा का एक पैटर्न बन गया है जी, उस तरह की हिंसा, और जांच के एक हिंसा के बाद फिर दोबारा हिंसा होती है, प्रशासन को पता होता है कि हिंसा होने वाली है। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह का वहां पर ये हिंसा का लगातार वातावरण चलता है जी, और बार बार वो रिपीट होता है,
और प्रशासन जिस तरह से वहां बिहेव करता है, वो सवाल इस बात का नहीं है कि प्रशासन की लापरवाही है, बल्कि मुझे लगता है न्यायालय को लगता है कि प्रशासन निष्पक्ष नहीं है जी। इसीलिए न्यायालय बार बार केंद्रीय एजेंसियों की तरफ वो इशारा करता है जी। क्योंकि देखिए बंगाल हाईकोर्ट, मैं तो कलकत्ता हाईकोर्ट की बात सोचिए आप, उसी प्रदेश की, तो कम से कम कहीं ये बात तो आती है ना कि जो बंगाल में ये हिंसा का जो कल्चर पूरा रहा है, कंटिन्यूटी है, बिल्कुल, तो और हर बार प्रशासन लापरवाह दिखता है। जैसे ही है, मैं कहूंगा कि मैं देखिए चूंकि मैटर सब जुडिस है इसलिए मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, लेकिन एक आशंका निश्चित तौर पर निकलती है कि इसमें स्पष्ट ढंग से जो कल्प्रिट हैं वो पकड़े नहीं जा रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं से प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि अगर एक बार सख्त कार्रवाई हो, ठीक है, किसी भी जगह पे, मैं नहीं समझता हूं, बाकी स्टेट को भी देख लीजिए, ये बार बार हिंसा, इसलिए जहां पर प्रशासन की निष्पक्षता पर जब अदालत को लगता है जी भरोसा नहीं है, और जहां इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है, तो मजबूरन न्यायालय जो है वो केंद्रीय एजेंसियों की तरफ जाता है। रामकृपाल सर, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के बयानों पर भी विवाद हुआ था। उन्होंने इस संदर्भ में जो बयान दिया था एक समुदाय का फेवर करते हुए, ऐसा एनआईए जांच के बाद ये सारी चीजें बिल्कुल साफ होंगी कि इन घटनाओं के पीछे कौन था, क्योंकि एनआईए हमारी बहुत ही प्रोफेशनल एजेंसी है। बिल्कुल सही है। देखिए, एक तो एनआईए क्या है कि ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, उसका किसी तरह की कोई वो जो है किसी तरह की क्षेत्रीय राजनीति या फलाना राजनीति है उससे ऊपर उठ करके करती है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता जी। और दूसरा, उसके सामने राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो खतरे हैं, जो एलिमेंट है, अगर वो किसी स्टेट में बार बार सर उठा रहे हैं, वो चिन्हित किया जाना और उनको पकड़ के दंडित किया जाना, ये एनआईए का काम होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जिस तरह से बंगाल की राजनीति में आप जानते हैं एक तुष्टीकरण का, ठीक है, देखिए मैं वोट बैंक की राजनीति हर पार्टियां करती है, आप कीजिए, लेकिन समाज को बांट करके आप जो है लोकतंत्र में समाज का बंटवारा एक तरह करके एक तरह खुलेआम किसी एक वर्ग का तुष्टीकरण करने की ये जो बिल्कुल सामने आता है, ठीक है, कि जो सीट्स पर बैठे हुए हैं उनके कम से कम उनके बयान तो निष्पक्ष होने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, जो भी कल्प्रिट है, बड़े सवाल, किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, ठीक, अपराधी होता है। चलिए, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जोड़ने के लिए और वजह समझाने के लिए कि आखिर क्यों केंद्रीय एजेंसियों पर ही बार बार कलकत्ता हाईकोर्ट भरोसा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जोड़ने के लिए। और अब रुख करते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी एक खबर का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 45 करोड़ वाले शीश महल पर विवाद के बाद अब सामने आया है एक और बड़ा मामला। और यह बड़ा मामला क्या है, हम आपको जानकारी देंगे कि दिल्ली जल बोर्ड जो दिल्ली सरकार के अधीन आता है, उसने ऐतिहासिक धरोहर को ध्वस्त करवाकर बनवा दिया बंगला, तत्कालीन सीईओ के लिए सरकारी आवास बना दिया। दिसंबर 2020 में पुरातत्व विभाग ने 15वीं शताब्दी में सैयद वंश के दौरान दिल्ली में बने पठान काल महल का दौरा किया था। पुरातत्व विभाग ने दिल्ली जल बोर्ड को पत्र लिखकर स्मारक के संरक्षण के लिए उसका अधिकार देने की बात भी कही थी। और पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट में बताया गया था कि उस वक्त वहां पर 2 इमारतें मौजूद थीं, एक महल की मुख्य इमारत और एक प्रवेश द्वार। लेकिन जनवरी 2023 में पुरातत्व विभाग ने जब एक बार फिर से स्मारक का दौरा किया तो वहां पर अब सिर्फ प्रवेश द्वार ही मौजूद है, लेकिन यानी कि एक धरोहर महल को गिरा दिया। महल की मुख्य इमारत की जगह पर अब वहां पर दिल्ली जल बोर्ड ने बनवा दिया एक सरकारी आवास। विजिलेंस डिपार्टमेंट के नोटिस में कहा गया कि पठान काल का महल दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन सीईओ के कहने पर गिरा दिया गया था और इस ऐतिहासिक इमारत को गिराने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स की भी मदद ली गई थी, यह विजिलेंस डिपार्टमेंट का कहना है। गौरतलब बात यह भी है कि आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नजदीकी राघव चड्ढा ही दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष उस समय भी थे। और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सियासी हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईमानदारी की बात करने वाले केजरीवाल ने भ्रष्टाचार में नया मुकाम हासिल कर लिया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कांड ही ऐसा कर दिया है जो भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ के चले गए। कांग्रेस को जो कई वर्ष लगे होंगे करने में, उन्होंने बहुत कम समय में कर दिखाया है। भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस कहा जाता है, लेकिन उसको भी पार करने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने करने का किया। हमारे संवाददाता अनुज यादव इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनुज, कहां से इस रिपोर्ट का खुलासा हुआ है? क्योंकि दिल्ली में लगातार खुलासे हो रहे हैं, अब दिल्ली जल बोर्ड ने यह काम कर डाला। सामने आ रही हैं, चाहे कुछ भ्रष्टाचार के मामले हों या इस तरीके से जो पुरातत्व विभाग की जो पुरानी धरोहर हैं उनको तोड़ करके एक सरकारी आवास बना देना। निश्चित तौर पर ये कुछ ऐसे खुलासे हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है। लेकिन ये सबसे बड़ी बातें ये सामने आई थी जब एएसआई ने 2020 के अंदर वहां जाकर निरीक्षण किया था कि वहां पर जो सैयद वंश काल का एक महल है उसको वहां पर हम बात करें तो दिल्ली जल बोर्ड को इस बात को कहा था कि आप किसी भी तरीके से यहां पर कोई गैर निर्माण यहां पर इस तरीके से ना करें, अवैध निर्माण आप यहां ना करें, और एक नोटिस भी दिया था। लेकिन अब जब वहां पर 2023 के अंदर इसी वर्ष में एएसआई की टीम वहां पर जाती है तो उनको वो महल वहां मिलता ही नहीं है। पहले वहां पर एक प्रवेश द्वार हुआ करता था और एक महल नुमा वहां पर एक इमारत थी जो एक धरोहर थी उस काल की जी। अब वहां पर जाकर देखा तो वहां पर जो दिल्ली जल बोर्ड के जो पूर्व सीईओ थे उनका वहां पर सरकारी आवास वहां पर बना हुआ था। हालांकि वो जितने भी बाद में अधिकारी हैं उसका उपयोग करते रहे हैं, लेकिन उस समय के जो तत्कालीन सीईओ थे उन्हीं की एक तरीके से कहें तो रजामंदी थी उस इमारत धरोहर को तोड़ने के लिए और इस सरकारी आवास को बनाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इस तरह की क्लियरेंस कहां से मिलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। कोई भी मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष राघव चड्ढा है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के ऊपर निश्चित रूप से सवाल उठेंगे। देखिए ये इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है और एएसआई ने भी जो नोटिस दिया इस बात को कहा है कि इस तरह की धरोहरों के साथ भी अगर खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये गंभीर मामले हैं और इसमें निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार को सफाई देनी होगी कि आखिर इस तरीके से एक ऐसी धरोहर को क्यों खत्म कर दिया गया। बिल्कुल, ये सवाल उठ रहे हैं और दिल्ली में कई सवाल उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज। सवालों के सिलसिले में एक सवाल, बड़ा सवाल और जुड़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और अब वक्त है देश हित का, और देश हित में आज वाराणसी के रविदास घाट पर खुले आसमान के नीचे चल रहा स्कूल गरीब और बेसहारा बच्चों को सहारा बनता जा रहा है। आपको छोड़ जाते हैं कुछ प्रेरणादायक तस्वीरों के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।